साहित्य और पीएचडी के इस चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, नेट का जो हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम है उसे तो मैं पूर्ण करा ही रही हूँ, साथ ही साथ मैं इस पर पीएचडी से संबंधित जो जानकारियाँ हैं वो भी आपको दूंगी। देखिए, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताऊं तो मैंने ऐसे बहुत से विद्यार्थियों को देखा है जो पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, इच्छुक होते हैं, किंतु उनके सामने इतनी समस्याएं होती हैं कि वो चाहकर भी एडमिशन नहीं ले पाते, अपनी कोई भी जो सीट है पीएचडी की उसे परमानेंट नहीं कर पाते। कारण कि उनके पास क्या है, पूर्ण ज्ञान नहीं होता। जब मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया मुझे भी इन कई समस्याओं से गुजरना पड़ा, जैसे कि शोध प्रबंध कैसे बनाएं, इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, एडमिशन के समय नेट का एग्ज़ाम होना ज़रूरी है या स्पेसिफिक जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होता है वह ज़रूरी है। देखिए, इन्हीं सभी समस्याओं से मैं बहुत ज़्यादा जूझी। हालांकि ऊपर वाले की कृपा से मेरा एडमिशन पीएचडी में पहली बार ही हो गया, और कुछ हम इसे लक फैक्टर भी कहते हैं, देखिए बहुत से लोग। किंतु मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि जो मेहनत है उसका कोई भी अल्टरनेटिव नहीं होता। मैंने बहुत मेहनत की यहाँ तक आने के लिए, और मैं यहाँ तक आई। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर जज्बा था कि मुझे यहाँ तक आना है, और मैं यहाँ तक देखिए पहुँची। हालांकि पहली बार में ही मेरा एडमिशन हो गया, किंतु समस्याएं मेरे सामने भी बहुत थी। उन्हीं समस्याओं को लेकर आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ, उन्हीं समस्याओं का समाधान लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। अगर आपको किसी भी प्रकार की पीएचडी से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए, शॉर्ट्स भी मैं डालती हूँ, उनमें भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या मेरी जो वीडियोज़ हैं उनके माध्यम से भी आप पूछ सकते हैं। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट। क्योंकि देखिए, हर किसी के जीवन में ये समस्याएं होती हैं, और आप जानते हैं कि हर इस समय पे जब हमें एडमिशन चाहिए होता है, कोई भी हमारा साथी बनने के लिए तैयार नहीं होता, कोई भी हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक पहल शुरू की जाए आप सभी के लिए, जिसमें अगर आपको पीएचडी से संबंधित कुछ भी पूछना है तो आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट। यू कैन आस्क मी थ्रू और वाया कमेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस कक्षा को। देखिए, पहली वीडियो मैंने एक बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि शोध प्रबंध क्या होता है। पीएचडी का जब एडमिशन रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद पीएचडी के इंटरव्यूज़ होते हैं, एक लिस्ट जारी की जाती है जिसमें पीएचडी के क्या है इंटरव्यूज़ होते हैं। उस इंटरव्यू के आधार पर ही फिर क्या है आपका जो एडमिशन है या पीएचडी की जो सीट है वह परमानेंट होती है। तो इसमें क्या करना होता है, हमें एक इंटरव्यू में एक शोध प्रबंध लेकर जाना होता है। शोध प्रबंध क्या होता है इसके बारे में पहले वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ, आप जाकर चेक कर सकते हैं, मेरे चैनल पे वो वीडियो आपको मिलेगी। अब शोध प्रबंध क्या होता है ये तो मैंने आपको बताया, किंतु मैंने उस वीडियो में आपसे कहा था कि शोध प्रबंध में कुछ बिंदु सम्मिलित किए जाते हैं, उन बिंदुओं के बारे में अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं उन्हीं बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहती हूँ कि वो कौन कौन से बिंदु हैं जो शोध प्रबंध में सम्मिलित किए जाते हैं। क्योंकि देखिए, शोध प्रबंध ही एक ऐसा दस्तावेज होता है इंटरव्यू के समय जिस पर हमारा जो एडमिशन है वो आधारित होता है। अगर हमारा शोध प्रबंध क्या है मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो श्योरली वी विल गेट अ चांस टू गेट द एडमिशन। हमारे क्या है जो चांसेस होते हैं दे विल बूस्ट, अब वो बूस्ट हो जाते हैं एडमिशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं शोध प्रबंध के बारे में। तो शोध प्रबंध में देखिए कुल 7 से 8 बिंदु होते हैं जिन पर हमें कार्य करना होता है। एक शोध प्रबंध क्या है कई बिंदुओं में विभाजित होता है, उनके अनुसार ही शोध प्रबंध बनाया जाता है, जिससे कि क्या है हमें बहुत आसानी हो जाती है शोध प्रबंध को बनाने में। शोध प्रबंध क्या होता है, जो शोध विषय हमने चुना है उसका ही संक्षिप्त रूप जब हम प्रस्तुत करते हैं, रूपरेखा इसको हम बोलते हैं, ब्लूप्रिंट बोलते हैं, तो वह शोध प्रबंध कहलाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से कि पहला पॉइंट कौन सा होना चाहिए शोध प्रबंध में। तो देखिए, पहला पॉइंट होता है हमारा प्रस्तावना या परिचय। अब देखिए, प्रस्तावना या परिचय क्या, जो भी आपने विषय लिया है पीएचडी का उसमें जो विषय है उस विषय का परिचय अर्थात इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पर देना है कि मेरा शोध का विषय ये है और इसमें मैं ये बिंदु डालना चाहती हूँ, मैं इस प्रकार शोध करूँगी। जैसे कि सपोज जयशंकर प्रसाद के एक मैं आपको रफ आइडिया देती हूँ कि जैसे कि हम जयशंकर प्रसाद के जो उपन्यास हैं उनको ले लेते हैं, इरावती, कंकाल और तितली, 3 उपन्यास उन्होंने लिखे हैं। तो इसमें आपको क्या करना है,
तीनों उपन्यास में जैसे सपोज आपको स्त्रियों का चित्रण करना है तो परिचय में आप बताएंगे कि 3 उपन्यास हैं, इनमें ये स्त्रियां हैं, उनकी ये विशेषताएं हैं। ये आपका एक परिचय हो गया। जयशंकर प्रसाद ने कब उपन्यास लिखने शुरू किए, क्यों उपन्यास लिखने शुरू, उनकी क्या क्या कथा है। एज अ इंट्रोडक्शन यू हैव टू पुट दैट। ओके, तो आपको क्या करना है, पूरे जो उपन्यास है उसमें जो परिचय है उसमें ये सब बता देना है। शोध के विषय से संबंधित ही होना चाहिए, ये नहीं कि आप परिचय दे रहे हैं तो आप उपन्यास के बारे में ही बता दें कि उपन्यास ये है। नहीं, आपको परिचय देना है कि शोध विषय के अनुसार, लाइक कि आप वुमन का चित्रण कर रहे हैं तो वुमन के बारे में आपको बताना है। अगर आप जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों में पुरुषों का चित्रण करना चाहते हैं, उनकी स्थिति का चित्रण करना चाहते हैं तो उनके बारे में आपको बताना है। पॉइंट नंबर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद देखिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की ओर, जो है शोध का उद्देश्य। आप शोध क्यों कर रहे हैं, आपके शोध का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द एम बिहाइंड योर थीसिस, आप क्यों करना चाहते हैं रिसर्च। ये सब आपको शोध के उद्देश्य में बताना है कि मैं जयशंकर प्रसाद के जो उपन्यास हैं उनमें जो स्त्रियां हैं उसकी स्थिति को दर्शाना चाहता हूँ, ये मेरे शोध का उद्देश्य है। माई एम इज टू फोकस ऑन द वुमेन्स इन द नॉवेल्स ऑफ द जयशंकर प्रसाद। ये आपको बताना है कि शोध का उद्देश्य है कि उनकी स्थिति को मुझे बताना है कि किस प्रकार वो प्रताड़ित हैं या नहीं है, सामाजिक स्थिति उनकी अच्छी है नहीं है, ये मेरे शोध का उद्देश्य है और ये मैं बताना चाहता हूँ। तो पॉइंट नंबर 2 के बाद चलिए, ये 2 पॉइंट हो गए। पॉइंट नंबर 2 के बाद चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की ओर, शोध की संभावनाएं। अब शोध की संभावनाएं देखिए, अक्सर यहाँ पर आके विद्यार्थी क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं कि शोध की संभावनाएं, अब पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ होंगी वो जो शोध आप जो आपसे पहले मैंने आपको बताया कि साहित्य है, लिटरेचर है, हर लेखक पे कई सौ शोध हो चुके हैं या किसी पे तो हजारों शोध भी हो चुके हैं। तो आप नया क्या इसमें दिखाएंगे, शोध की संभावना कौन सा पॉइंट है जो बच गया। 1000 शोध होने के बाद भी एक लेखक पर कौन सा पॉइंट ऐसा है जो बच गया है, जो अभी तक नहीं दिखाया गया है, उसको दिखाने के लिए। जैसे स्त्रियों के हैं तो स्त्री के मनोवैज्ञानिक चित्रण नहीं हुआ है, स्त्रियों का क्या कहते हैं कोई भी पहलू आप उठा सकते हैं कि सामाजिक चित्रण अच्छे से नहीं हुआ है। ऐसे करके आप बताएंगे कि शोध की संभावना ये है और ये संभावनाएं हैं और इस पर अभी शोध हो सकता है। इसका सीधी लैंग्वेज में मैं कहूँ कि अभी कौन कौन सा शोध होना बाकी है, वो एक संभावना, पॉसिबिलिटीज कौन कौन से की शोध हो सकता है। तो सीधी भाषा में इसका अर्थ हुआ ये। अब देखिए आते हैं चौथे बिंदु पर, जो है शोध प्रविधि। शोध प्रविधि, ये देखिए शोध प्रविधि का अर्थ, शोध प्रविधि अर्थात जब आप शोध करेंगे तो आप कौन कौन सी टेक्निक्स को अपनाएंगे। देखिए विवरणात्मक होती है, वर्णनात्मक होती है, ऐतिहासिक होती है, डायलेक्टिक मेथड होता है, कई प्रविधियां होती हैं उनको प्रयोग में। अब देखिए लिटरेचर का है तो प्रैक्टिकल तो इसमें कुछ ज़्यादा होता नहीं है, अगर कोई एक आधा विषय हो भी जाए तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं साहित्य में कि आप प्रैक्टिकल कोई जैसे सैम्पलिंग इकट्ठे करने की। हाँ, नाटक से जुड़ा है तो कोई एक आध नाटक का, जैसे नुक्कड़ नाटक है, कहाँ कहाँ होते हैं, उनसे सैम्पलिंग आप ले सकते हैं। स्त्रियों की स्थिति को दर्शाने के लिए वहाँ पे जो हमारे गाइड्स होते हैं, जो हमारे टॉपिक डिफेंड के समय होते हैं, वो हमसे क्लियर ये कहते हैं कि आपको जो अपना ये विषय है हिंदी साहित्य का, इसको सोशल साइंसेस से जोड़ने का कोई भी यहाँ पे मतलब नहीं है। अर्थात अगर शोध प्रविधि एक तो ऐतिहासिक होती है, जिसमें इतिहास से अगर आप बताएं स्त्रियों की दुर्दशा या दशा, अच्छी स्थिति या बुरी स्थिति, तो हम यहाँ पे ऐतिहासिक प्रविधि इस्तेमाल कर सकते हैं। सामाजिक जो ये चल रहा है, वर्णनात्मक वर्णन कर सकते हैं स्त्रियों का। अगर हम कंपेयर करें आज की 20 स्त्रियों को लेकर साहित्यिक स्त्रियों से कंपेयर करें तो एक सैम्पलिंग अगर हम इकट्ठे करें तो वो नहीं हो सकता। हमारे जो गाइड्स होते हैं वो हमसे साफ मना करते हैं, आप हिंदी साहित्य को सोशल साइंसेस से नहीं जोड़ सकते। तो शोध प्रविधि कौन सी होती है, तुलनात्मक होती है। आप 2 नाटककार को ले सकते हैं जिनकी आप तुलना कर सकते हैं कि मोहन राकेश है, जैसे जयशंकर प्रसाद है, कि इनके नाटकों में ये है अंधेरे बंद कमरे में, और जयशंकर प्रसाद के नाटकों में तुलनात्मक हो सकती है। 2-4 ही शोध प्रविधि ऐसी होती है जो साहित्य के सब्जेक्टों के लिए, जो विषय के लिए जो है यूज़ की जाती है। तो शोध प्रविधि आ गई। ये 5वां देखिए, शोध की वर्तमान स्थिति।
वर्तमान स्थिति अर्थात आप शोध गंगा पे जाएंगे तो वहाँ पे आप पता करेंगे कि कौन कौन से शोध ऑलरेडी हो चुके हैं। चाहे आपका कोई भी लेखक है, चाहे कोई स्त्री लेखिका आपने ली है या पुरुष लेखक लिया है, तो शोध गंगा पे जाइए, वहाँ पे सर्च करिए कि कौन कौन से जो है वर्तमान में जो है शोध ऑलरेडी इनके ऊपर हो चुके हैं, क्या स्थिति है, और उसको यहाँ पे आप राइट डाउन करेंगे कि ये एक स्थिति है वर्तमान में इस शोध के ऊपर या लेखक के ऊपर या लेखिका के ऊपर क्या क्या शोध है, ये आपको यहाँ पे इसमें यू हैव टू पुट इट। देखिए आइए नंबर 6 पर, दिस इज परिकल्पना या हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होती है? जब भी आप शोध करने जाते हैं उससे पहले आपके मन में बनने वाली कल्पनाएं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? परिकल्पनाएं। जब भी आप शोध लेंगे तो आप उसमें दिखाएंगे कि ये नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। देखिए संभावनाएं और परिकल्पनाएं मोस्टली आर द सेम। देयर इज अ नॉट आई एम सेइंग बिग डिफरेंस और नॉट सेइंग अ मिनिमल डिफरेंस, बट हाँ है थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, पर मोस्टली अगर लिखते समय तो दोनों सेम ही आते हैं कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो दिस इज वी कॉल द हाइपोथेसिस और परिकल्पना। देखिए परि का अर्थात पहले और कल्पनाएं जो हमारी हैं कि हमारी क्या क्या शोध के लिए हमारी कौन कौन सी परिकल्पनाएं बनी हैं, क्या क्या हमने उसमें कल्पित किया है, क्या क्या हम सोच सकते हैं, क्या कल्पना रख सकते हैं। वी हैव टू पुट ऑल देम इन दिस हाइपोथेसिस। Then we are moving on to the last two steps which are, एक तो है हमारा मूल ग्रंथ और दूसरा है संदर्भ ग्रंथ। मूल ग्रंथ होते हैं वो जो हम देखिए मूल ग्रंथ होते हैं जो हमारी मूल पुस्तकें होती हैं, जिनसे हम क्या बनाते हैं अपना जिनसे जैसे मोहन राकेश की किताबें हैं, अंधेरे बंद कमरे, नाटक से संबंधित जो ऑथर्स ने लिखी हैं स्वयं, उनको कहते हैं हम मूल ग्रंथ। किसी भी ने लिखी, जैसे भारत भारती है मैथिली शरण गुप्त की, तो उसके लेखक वही है। अगर आप मैथिली शरण के सपोज काव्य पर कार्य कर रहे हैं तो जैसे भारत भारती है तो मूल ग्रंथ में आएगी भारत भारती। अब संदर्भित ग्रंथ क्या होते हैं? तो संदर्भित जो ग्रंथ होते हैं वो होते हैं कि भारत भारती को लेकर किसी अन्य लेखक ने कुछ लिखा हो, उसका आलोचना लिखी हो या प्रेजिंग लिखी हो या कुछ भी लिखा हो, वो आता है संदर्भित ग्रंथ में। सपोज भारत भारती महाकाव्य के रूप में, आप जानते हैं कि बहुत बड़ी पोम है, उसके लिए कहा भी यही जाता है। तो महाकाव्य के रूप में लेखक सपोज बरखा, मैं एक लेखक हूँ, तो अगर आप जब भारत भारती के बारे में बता रहे हैं मूल ग्रंथ के साथ साथ और मेरी पुस्तक को भी उसमें रख रहे हैं, तो वो आ जाएगा हमारा संदर्भित ग्रंथ। होना सेम ही, मतलब सेम तो नहीं, सेम मतलब जो पोम है उससे जुड़ा ही होना चाहिए, मैथिली शरण गुप्त से ही जुड़ा होना चाहिए, पर इसमें होना क्या चाहिए कि लिखा किसी और के द्वारा गया होता है। मोस्टली तो यही होता है, हम जो अभी थीसिस कर रहे हैं उसमें हम भी यही देखते हैं कि मूल ग्रंथ है, जैसे जयशंकर प्रसाद के सारे तो है ही, स्कंद गुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और जो भी है कामना है, मूल ग्रंथ अजातशत्रु तो है ही। साथ में जैसे सत्यप्रकाश मिश्र के द्वारा किताब लिखी गई है, हिंदी साहित्य के दूसरे साथ बच्चन सिंह, उन्होंने भी जयशंकर प्रसाद के बारे में बहुत कुछ लिखा है। ऐसे करके कई किताबें हैं जिनको हमने लिया है, तो वो हमारे संदर्भित ग्रंथ में रखे जाते हैं। तो इस प्रकार देखिए शोध प्रबंध पूरा होता है। शोध प्रबंध के कौन कौन से बिंदु होते हैं? तो देखिए प्रस्तावना या परिचय है, शोध का उद्देश्य है, शोध की परिकल्पनाएं हैं, शोध की संभावनाएं हैं, शोध की नवीनता आप दिखा सकते हैं कि शोध में नवीनता क्या है। मैंने आपसे कहा था कि हजारों शोध ऑलरेडी हो चुके हैं, आप कौन से नज़रिए से देख के उस शोध को करना चाहते हैं, क्या नया ऐसा आपने उसमें ढूंढा, उसको डालना ही शोध की नवीनता हो जाती है। शोध की प्रविधियाँ कौन कौन सी है, कौन कौन सी टेक्निक यू आर यूजिंग व्हाइल यू आर रिसर्चिंग, यू हैव टू मेंशन देम ऑल्सो। देखिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए देर आर मैनी 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 टेक्निक्स, बिकॉज यू नो इन प्रैक्टिकल तो हम कर ही सकते हैं, बट फॉर लिटरेचर सब्जेक्ट देयर इज लिमिटेशंस। तो उस हिसाब से क्या है, आपको थोड़ा सा अपना सोचना पड़ेगा। फिर मूल ग्रंथ कौन से हैं, संदर्भित ग्रंथ कौन से हैं। देखिए अगर आप इन 7, 8 या 9 पॉइंट्स जो भी हैं, बिंदु हैं, अगर इसके अनुसार अपना शोध प्रबंध बनाते हैं तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा शोध प्रबंध आप बना सकते हैं। इन वीडियो के माध्यम से एक यही समस्याओं को सुलझाना ही मेरा एक मकसद है, एक एम है या एक उद्देश्य है। देखिए भी शोध का उद्देश्य आया था, ऐसे ही देखिए यहाँ पे आप
उद्देश्य को आप समझ सकते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से या इन वीडियोस के माध्यम से मेरा भी यही उद्देश्य है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की कैसी भी प्रॉब्लम आप नेट के पाठ्यक्रम में हिंदी साहित्य से अगर फेस कर रहे हैं या पीएचडी से संबंधित कोई प्रॉब्लम है आप फेस कर रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल बी देयर टू आंसर यू। इन सब बिंदुओं पर अपने शोध विषय को रख के एक शोध प्रबंध बनाइए। लघु रूप में शोध विषय को जब लघु रूप में दिखा दिया जाता है, एक रूपरेखा दे दी जाती है, तो वह शोध प्रबंध बन जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा कि शोध प्रबंध क्या है, कैसे बनाना है, किस किस बिंदु पर काम करना है, शोध प्रबंध का क्या महत्व है। ये अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।